नहीं जी, अशर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक और स्क्रीन शेयर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में एक्सरसाइज 2.4 जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की, एक्सरसाइज 2.4, उस एक्सरसाइज 2.4 में हमने पहले इंक्लिनेशन के बारे में समझा कि भाई इंक्लिनेशन क्या है। A smallest positive angle from positive x-axis to upward direction of a given line is called inclination. मास कहते हैं सर आपके टेस्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस करनी। A smallest positive angle from positive x-axis to upward direction of a given line is called inclination. A line is parallel to x-axis, then inclination is 0 degree. Line is parallel to y-axis, inclination is 90 degree. If line bisect first and third quadrant, inclination is 45 degree. If line bisect second and fourth quadrant, then inclination is 135 degree. अब्दुल रावे कहते हैं कि सर क्लास अभी स्टार्ट की है। जी हाँ, अभी स्टार्ट की है और बात कर रहे हैं कि लास्ट थर्सडे की क्लास में जब हमने एक्सरसाइज 2.4 में इंक्लिनेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने स्लोप के बारे में डिस्कशन कि जब हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो एक्चुअल में हम एक वक्त में दो डिस्टेंस कवर करते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस का जो रेशियो बनता है उससे हम स्लोप कहते हैं। The ratio between rise and run is called slope. अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 है, y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप इंफिनिटी है। अगर कोई लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो तो इट्स मीन एंगल। शाहजेब खान कहते हैं कि सर दोबारा से समझा दें। क्या दोबारा से समझा दें? अभी कनेक्ट किया तो कोई बात नहीं, कोई हमने कोई बात अभी स्टार्ट की नहीं, अभी हमने कोई बात समझी ही नहीं है। अभी तक तो हम तमाम बातें वही डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट थर्सडे की क्लास में की है कि अगर कोई लाइन है और उसका स्लोप पॉजिटिव हो तो इसका मतलब एंगल 90 से छोटा है, और अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब यह है कि स्लोप नेगेटिव बताता है कि एंगल हमारा 90 से बड़ा है। फिर हमने इस बात को भी समझा कि स्लोप मालूम करने के, स्लोप फाइंड आउट करने के तीन फार्मूले हैं। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और थर्ड फार्मूला नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमने तीन फार्मूले लास्ट थर्सडे की क्लास में पढ़े। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया जाए और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 उस वक्त यूज करते हैं
जब हमें किसी लाइन पर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट दे दिए जाए और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन गिवन। इसके अलावा लास्ट थर्सडे की क्लास में हमने ये बात भी लिखी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो कंडीशन होती है m1 = m2, और अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो फिर कंडीशन है m2 मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 = m1 m2। ये कंडीशन भी उस वक्त यूज करते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हों, और m1 मल्टीप्लाई बाय m2 = -1, ये कंडीशन उस वक्त यूज करते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.4 में कहता है द लाइन थ्रू द पॉइंट 6, -4 एंड -3, 2, एक लाइन जो है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही इज, जो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है इज, वो लाइन है पैरेलल। जो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है इज, यानी कि वो लाइन है, वो लाइन क्या है? पैरेलल है। भाई किसके पैरेलल है? टू द लाइन, उस लाइन के साथ पैरेलल है, थ्रू द पॉइंट 2, 1 एंड 0। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पहली लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और सेकंड लाइन भी दो पॉइंट से ही पास हो रही है, बट दोनों लाइंस की प्रॉपर्टी है कि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और हम ये बात जानते हैं कि जब दो लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो कंडीशन क्या है? m1 = m2। ये कंडीशन कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि दो लाइन से एक दूसरे के साथ m1 = m1 = m2। ये कंडीशन ये कहती है कि m1 पहली लाइन का स्लोप है और m2 दूसरी लाइन का स्लोप। जिस तरह से डायग्राम आपके सामने मौजूद है, पहली लाइन जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है और सेकंड लाइन भी दो पॉइंट से पास हो रही है और दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो हमने पहली को लाइन L1 का नाम दे दिया और दूसरी को लाइन L2 का नाम देने के बाद सॉल्यूशन में हमने लिख दिया कि भाई लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन लाइंस, कि L1 और L2 जो है वो हमारी दो गिवन लाइंस हैं। अब हम जो लाइन L1 है उसका स्लोप मालूम करेंगे। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L1। भाई स्लोप मालूम करने के तीन फार्मूले जो आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद है। m = tan थीटा, मास कहते हैं सर दोबारा से बता दें, लाइट चली गई थी। भाई कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इस पैरेलल, वो लाइन पैरेलल है टू द लाइन, उस लाइन के साथ पैरेलल है जो इससे गुजर। यानी आज के क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दो लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पहली लाइन जो दो पॉइंट से पास हो रही है और ये दो पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन है, वो लाइन भी दो पॉइंट से पास हो रही है। दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है और हमें y की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन लाइंस, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L1। हम लाइन L1 का स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप मालूम करने के तीन फार्मूले हमारे पास। m = tan थीटा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1,
और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पर हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट 6, -4, इसे हम x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट है उसे हम x2 y2 सपोज कर रहे हैं। फार्मूला यूज किया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 और y1 की और x2 और x1 की वैल्यूज को पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो m1 स्लोप होगा, वो पहली लाइन का स्लोप होगा। पहली लाइन का स्लोप हमारे पास होगा m1। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि द लाइन थ्रू द पॉइंट 6, -4 एंड -3, 2, एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है इस पैरेलल, और वो लाइन क्या है, पैरेलल है टू द लाइन, उस लाइन के साथ पैरेलल है थ्रू द पॉइंट जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और फाइंड y, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन लाइंस, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L1। लाइन L1 का स्लोप मालूम करने के लिए हमने पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 सपोज किया, और बेटे फॉर्मूला यूज करना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट किया, और वैल्यूज को पुट करने के बाद m1 स्लोप हमारे पास आ रहा है -2/3। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L2 लाइन, L2 का स्लोप मालूम करेंगे। पहला जो पॉइंट है लाइन L2 पर, उसको x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 सपोज करेंगे। फार्मूला बेटे यही रहेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो y माइनस 1 ही रहेगा, नीचे 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 आपके पास। ऊपर y माइनस 1, नीचे 0 माइनस 2, -2 ही होगा। तो इस तरह से आपके पास दो स्लोप आ जाएंगे, एक m1 और एक m2 स्लोप आ जाएगा। ये आपके पास m2 स्लोप आ गया y माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2। भाई क्वेश्चन में ये कहा गया कि लाइन जो है वो पैरेलल है, और थर्सडे की क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो हमारे पास कंडीशन ये है कि m1 इज इक्वल टू m2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस आर पैरेलल, तो दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। अब m1 की जो वैल्यू हमने मालूम की थी उसे लेफ्ट साइड पर, और m2 की वैल्यू को राइट साइड पे पुट कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3y माइनस 3 आपके पास आ 4 माइनस 3, ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। 7/3 हमारा आंसर बनेगा, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 7/3। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया गया कि दो लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और इस कंडीशन को यूज करते हुए, इस क्वेश्चन को यूज करते हुए, भाई क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो जब दो लाइन बेटे एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो कंडीशन ये है m1 इज इक्वल टू m2। ये थर्सडे की क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में पहली लाइन का स्लोप निकाला, L1 का स्लोप हमने m1 मालूम किया, और सेकंड लाइन जो L2 है उसका स्लोप हमने m2 फाइंड आउट किया। कंडीशन यूज की m1 इज इक्वल टू m2, वैल्यूज को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और बहुत ही आसानी के साथ हमने y की वैल्यू फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बात वही है
क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें तो दो पैरेलल लाइन की बात की जा रही है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आएगा उसमें परपेंडिकुलर की बात की जाएगी। पैरेलल की कंडीशन m1 इज इक्वल टू m2 है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 10 में द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, -2, एक लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है इस परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन में उसने परपेंडिकुलर का जिक्र किया है कि जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन वो लाइन है, क्या है वो लाइन? परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? टू द लाइन, उस लाइन पर परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लें बेटे ना। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, बल्कि इससे भी पहले था क्वेश्चन नंबर 9। यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद अली बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो पहली लाइन का स्लोप निकालना है, दूसरी लाइन का स्लोप, फिर दोनों को इक्वल कंडीशन लगानी है, m1 इज इक्वल टू, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पिक्चर्स ले लें उसकी, फिर इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पहली लाइन का स्लोप फिर दूसरी लाइन का स्लोप मालूम किया, और फिर कंडीशन लगाई m1 इज इक्वल टू m2 की, m1 इज इक्वल टू m2। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पहले m1 स्लोप मालूम किया, फिर m2 स्लोप मालूम करेंगे, और फिर कंडीशन लगाएंगे m1 इज इक्वल टू, ये आपके पास 7/3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 10 को आप समझ लें तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर। कह रहे ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन, उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का जिक्र किया गया है, पहली लाइन जो दो पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन के साथ जो दो पॉइंट से पास हो रही है, और हमें यहाँ पे अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मेथड इसका भी यही है कि let L1 and L2 be the two given lines, we have to find slope of L1,
लाइन L1 का स्लोप मालूम करेंगे। पहले पॉइंट को x1 y1 सपोज करेंगे, सेकंड पॉइंट को x2 y2 सपोज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट किया y2 माइनस y1 यानी -2 -5 और फिर -3 -2 -2 और -5 -7 नीचे -5 -7 अपॉन -5 में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7/5 7/5 हमारे पास इसका स्लोप होगा m1। m1 स्लोप -7/5 के साथ 7/5 है। फिर वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L2। लाइन L2 का स्लोप मालूम करने के लिए लाइन L2 के जो दो पॉइंट है उसको x1 y1 x2 y2 सपोज करके फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। 3 + 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 बन जाए। m1 और m2 स्लोप मालूम करेंगे हम। m1 स्लोप है 7/5 और m2 स्लोप हमारे पास आ रहा है 4/x माइनस 4। फिर कंडीशन यूज करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करने के बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 20 इज इक्वल टू -1। नीचे वाली टर्म ऊपर जाके -1 से मल्टीप्लाई होकर -5x + 20 हो जाएगा। माइनस का 5x लेफ्ट साइड पे ले गए, 28 को राइट साइड पे ले गए, -8/5। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो है -8/5। क्वेश्चन नंबर 9 में पैरेलल की कंडीशन को यूज किया गया है और क्वेश्चन नंबर 10 में परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज किया गया। एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। पैरेलल में m1 इज इक्वल टू m2 की कंडीशन को यूज करेंगे और परपेंडिकुलर में m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 की कंडीशन को आप अप्लाई करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर क्वेश्चन है, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 9-10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग स्लोप्स, भाई क्वेश्चन में यूजिंग स्लोप का वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि स्लोप का फॉर्मूला हम अप्लाई लाजमी तौर पर करें, क्योंकि यूजिंग स्लोप का स्लोप का मेथड लगाएं। यूजिंग स्लोप का मतलब है स्लोप का फॉर्मूला लगाएं। प्रूव दैट 6, 5, -3, 0 and 4, -2 are the vertices of right triangle। भाई राइट ट्राइंगल हम सब जानते हैं, जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल कहते हैं। और 90 का एंगल उस वक्त बनता है जब दो लाइन से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, और जब दो लाइन से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो हम ये बात जानते हैं
कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन है जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर की बात हो रही है, क्योंकि राइट ट्राइंगल का मतलब है, राइट एंगल का मतलब है 90 का एंगल, और जहां 90 का एंगल की बात होगी वहां पे हम स्लोप की भी बात करते हैं, और यूजिंग स्लोप का वर्ड उसने यूज भी किया। तो हमने एक ट्राइंगल, रफ ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया, और यहां पर हम पहली लाइन का जो स्लोप है, ए से बी का जो स्लोप है उसे m1, और बी से जो सी का स्लोप है m2, और ए से सी का जो स्लोप है उसे m3 सपोज कर लें। सॉल्यूशन में let ABC be the given triangle. We have to find slope of AB. हम यहाँ पर पहले A से B का स्लोप मालूम करेंगे, और A से B के स्लोप में जो पॉइंट A है 6,5 वो हमारा x1 y1 है, और जो पॉइंट B है -3,0 वो हमारे लिए x2 y2 है। स्लोप का फॉर्मूला है y2 minus y1 divided by x2 minus x1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ये वही फार्मूला फिर यूज कर रहे हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे, 0 minus 5 divided by -3 minus 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आंसर हमारा बनता है m1 का वो है 5/9। We have to find स्लोप ऑफ BC। AB के बाद हम BC स्लोप मालूम करें। पहला जो पॉइंट है B का, उसको x1 y1, C को हम x2 y2 सपोज करेंगे। फार्मूला बेटे फिर यही है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, वैल्यूज को पुट करेंगे, -2 -0 डिवाइडेड बाय 4 + 3, तो ये बन जाएगा -2/7 आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि प्रूव दैट द आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में हम तीन स्लोप मालूम करेंगे, m1, m2 और m3। m1 स्लोप हमने मालूम किया वो है 5/9, और उसके बाद B से C का स्लोप मालूम करेंगे, और फिर A से C का स्लोप, या C से बात एक ही है, तीन स्लोप हम फाइंड आउट यहां पे करें। पहली लाइन का स्लोप हमने m1, सेकेंड लाइन का स्लोप m2, और थर्ड लाइन का स्लोप m3। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई इस बात को प्रूव करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया यूजिंग स्लोप, स्लोप के फार्मूले को अप्लाई करते हुए इस बात को साबित करें कि ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्राइंगल एक हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिस एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 का एंगल कब बनता है? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो इसलिए हमने एक यहाँ पे रफ ट्राइंगल को ड्रॉ किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिया, तीन स्लोप यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। पहली लाइन का स्लोप ए बी साइड का स्लोप m1 निकाल रहे हैं, फिर BC का स्लोप m2 निकालेंगे, फिर AC का स्लोप m3 निकालेंगे। ये आपके पास m1 स्लोप आ गया। m1 स्लोप के बाद B से C का स्लोप, B से C का स्लोप है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, और ये आपके पास बनेगा -2/7। शाहजेब बात समझ में आ रही है बेटे? -2/7। अब हमारे पास सेकंड जो स्लोप आ रहा है, दूसरा जो स्लोप आ रहा है
वो है -2/7। पहली लाइन का स्लोप यानी ए से बी का स्लोप m1 5/9, दूसरी साइड का स्लोप BC वो हमारे पास क्या है -2/7। फिर हम ए से सी का स्लोप मालूम करेंगे। फॉर्मूला यही है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और ये आपके पास आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। पहली लाइन का स्लोप, पहली साइड का स्लोप 5/9, दूसरी साइड का स्लोप -2/7, और तीसरी साइड का स्लोप जिसको हम m3 कह रहे हैं वो 7/2 है। m1, m2 और m3 तीन स्लोप हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे हैं। पहली लाइन का स्लोप हमने m1 या पहली साइड जिसको हम कहते हैं AB, उसका स्लोप 5/9, BC का स्लोप -2/7 और A से C का स्लोप है 7/2। ये आ गया हमारे पास A से C का स्लोप 7/2। नाउ वी चेक द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। अब हम ये चेक करेंगे कि आया वो कौन सी दो लाइंस हैं जिनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। वो कौन सी दो लाइंस हैं जिनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। तो हम फर्स्ट कंडीशन में m1 स्लोप को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें ये बात पता चलती है कि लेफ्ट और राइट का रिजल्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 के दरमियान में 90 का एंगल नहीं है, क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा। इट्स मीन जो m1 और m2 है यानी जो AB और BC है, इन दो लाइंस के दरमियान में 90 का एंगल नहीं है। मास कहते हैं कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर का तो कहीं लिखा नहीं, आपने क्यों लगाया? भाई क्वेश्चन में ये कहा गया प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटे राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 90 ही है। मास बेटे बात समझ में आ रही? भाई 90 का मतलब परपेंडिकुलर ही है। इसी वजह से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस बात को प्रूव करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 का हो। अब एक एंगल 90 का कब होगा? जब दो लाइन से दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। जब दो लाइन से दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -1 नहीं आया। अब हम लेंगे m2 और m3 को और ये देखेंगे कि क्या BC और AC के दरमियान में 90 का एंगल है। जी हाँ, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का एंगल बन रहा है। तो हैंस प्रूव। लेंगे तो ये बात साबित हो गई कि यहाँ पर m2 और m3 के दरमियान में 90 का एंगल है, और अगर 90 का एंगल किसी ट्राइंगल में आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाती है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर m2 और m3 के दरमियान भी आंसर -1 ना आता तो फिर लास्ट ऑप्शन ये था कि हम m1 को m3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते और उसके दरमियान में अगर एंगल 90 का लाजमी तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर स्लोप का फार्मूला क्यों अप्लाई किया, या हमें कैसे पता चला कि स्लोप का फार्मूला अप्लाई करेंगे? भाई क्वेश्चन में वर्ड यूज किया यूजिंग स्लोप्स।
जब क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज कर लिया यूजिंग स्लोप, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ स्लोप के फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। फिर सेकंड बात यह है कि सर यहाँ पर आपने m1 मल्टीप्लाई बाय m2 प्रोडक्ट की कंडीशन क्यों अप्लाई की? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रूव करें कि इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल है, एक 90 का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है यूजिंग स्लोप, क्वेश्चन में स्लोप का जिक्र आ गया, स्लोप के फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। कह रहा है जी फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, हमें फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है। किसका फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है? ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है। पैरेललोग्राम हम एक ऐसी फोर साइडेड डायग्राम को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। भाई अपोजिट साइड पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इनकी अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। क्या होती है? एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो स्लोप मालूम करेंगे, क्योंकि यूजिंग स्लोप का वर्ड यूज किया, तो यहां पे हम ए से बी का स्लोप पहले निकालेंगे m1, फिर बी से सी का स्लोप m2, फिर सी से डी का स्लोप m3 और फिर ए से डी का स्लोप m4। यानी इस क्वेश्चन में हम 4 स्लोप मालूम करेंगे, 4 स्लोप्स मालूम करेंगे। हम यहाँ पे 4 स्लोप मालूम किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम m1, m2, m3, m4 4 स्लोप मालूम करेंगे। सॉल्यूशन में let ABCD be the given parallelogram. लेकिन माज और मोहम्मद अली आपकी वजह से लास्ट स्लाइड दोबारा से आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में हम 4 स्लोप मालूम करेंगे, 4 स्लोप्स मालूम करेंगे। इस क्वेश्चन में हम माज और अली कंप्लीट है। चलो आगे। माज और अली, अली चले भाई आगे। ओके जी यार, सबसे पहला काम सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड लेट एबीसीडी बी द गिवन पैरेललोग्राम। फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकालेंगे। जो पॉइंट ए है उसको x1 y1, जो पॉइंट बी है उसको x2 y2। फॉर्मूला वही है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू को पुट करें y2 माइनस y1, 1 माइनस, एक माइनस पहले से है, फिर -3 माइनस 7, ये आपके पास बन गया 2 अपॉन -10। कैंसिलेशन की तो -1 अपॉन 5। ये स्लोप है ए से बी का। ए से बी के बाद वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ बी सी। तो जो पॉइंट बी है x1 y1 और जो पॉइंट सी है वो है x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला यही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। -2 m2 स्लोप हमारे पास आ गया -2। तो ये आपके पास एक स्लोप m1 और एक स्लोप आपके पास आ गया m2, 2 स्लोप आपके पास। इसके बाद हम 2 स्लोप और निकालेंगे, ए से बी, बी से सी। इसके बाद हम जाएंगे सी डी स्लोप की तरफ। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ सी डी। सी डी स्लोप मालूम करेंगे।
नेक्स्ट लाइन में वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ CD. We have to find slope of CD. पॉइंट जो C है x1 y1, पॉइंट D x, y x2 y2, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये आपके पास आ गया m3 is equal to y minus 5 divided by x plus 5. भाई हमने इस क्वेश्चन में हमें 3 वर्टिसेस दिए गए, A, B, C तो दिया गया। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स हमें मालूम करना। तो इस फोर्थ वर्टेक्स को हमने x, y सपोज किया। खिजर ने कहा सर पिछली स्लाइड, तो खिजर की वजह से पिछली स्लाइड को मैंने दोबारा से आपके सामने डिस्प्ले किया है। खिजर बेटे कंप्लीट हो जाए तो मैं आगे चलूँ। नेक्स्ट में वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ CD, x1 y1 x2 y2, फार्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की तो y minus 5 डिवाइडेड बाय x plus 5, और वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ AD, 7 minus 1 x1 y1 और x y x2 y2, y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। ये वैल्यूज पुट की तो m3 और m4 आपके पास आ। इस तरह से आपके पास 4 स्लोप आ गए, m1, m2, m3 और m4। ये 4 स्लोप आपके पास आ गए, m1, m2, m3 एंड m4। क्वेश्चन में कहा गया यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स मालूम करना है। whose 3 consecutive vertices are, पहला दूसरा तीसरा गिवन है, चौथा वर्टेक्स D हमने x, y सपोज कर लिया। आप चाहें तो A और B, C, D, L, M, P, Q कुछ भी सपोज कर सकते। पैरेललोग्राम के बारे में हम ये बात सब जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। यानी अगर हम AB जो है वो पैरेलल होगा किसके साथ, CD के साथ। भाई AB जो है ये पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ पैरेलल है। ये दो आपस में इस तरह से, और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होती है, M1 इज इक्वल टू M। हम जानते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो कंडीशन क्या, M1 इज इक्वल टू M। तो जो AB है ये तो M1 है और जो CD है वो M3 है, इसलिए यहां पर हम कहेंगे M1 इज इक्वल टू M। और BC जो है वो पैरेलल है किसके साथ, AD के साथ। BC जो है वो पैरेलल है किसके साथ, AD के साथ पैरेलल है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे M2 इज इक्वल टू M4। ये कंडीशन बनेगी हमारी। नेक्स्ट आगे AB पैरेलल है CD के साथ, तो M1 इज इक्वल टू M3, और BC जो है वो पैरेलल है AD के साथ, तो M2 इज इक्वल टू M4। M2 इज इक्वल टू M4। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, AB जो है वो पैरेलल है CD के साथ, दैट इज M1 इज इक्वल टू M3। M1 और M3 की वैल्यू को पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज करेंगे टर्म को, और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन अल्फा का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, जिस तरह से ABCD के साथ पैरेलल है, BCAD के साथ पैरेलल है, दैट इज M2 इज इक्वल टू M4। M2 और M4 की वैल्यू को पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x + 14 लेफ्ट साइड पे बन जाएगा, y + 1 राइट साइड पे आ जाए। टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ जाएगी जिसे हमने बीटा का नाम दिया।
एक इक्वेशन अल्फा बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास बीटा बन गई। अल्फा और बीटा आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी। अब इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो आंसर निकालेंगे, एक x का और एक y का। यहां पर हम इसे सॉल्व कर x और y के रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, x और y का आंसर मालूम करेंगे। वो इस तरह से कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि इक्वेशन जो बीटा है उसमें x के साथ 2 है और इक्वेशन अल्फा में x के साथ 1। तो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो वेरिएबल आप कैंसिल करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट सेम हो। ये हमारे पास दोनों, शाहजेब कहते हैं कि सर ये हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। जी हाँ, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। और फर्स्ट ईयर मैथ में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.8 में हम इस बात को समझ चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करते हैं। एक मेथड इक्वल कोफिशिएंट मेथड, जिसमें हम दो इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिस तरह से हमने चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने दो इक्वेशन अल्फा और बीटा को सॉल्व किया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करवाकर बीटा से सब्ट्रैक्ट कर दें। समीर कहते हैं कि आंसर ऐसा 5,3 चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन अल्फा बाय 2, इक्वेशन अल्फा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बीटा के साथ सब्ट्रैक्ट करें। साइन चेंज हो गए, ये x कैंसिल हो गया। यहाँ पे y का आंसर हमें मिल रहा है 3 और इस y की वैल्यू को जब आप अल्फा या बीटा में कहीं पर भी पुट करते हैं तो आपको आपका x का आंसर मिल जाता है जो कि 5 है। तो समीर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जी आंसर जो है यहाँ पर वो सर x का 5 है। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बना, hence x, y is equal to 5,3 बिल्कुल सही आंसर। 5,3 हमारा राइट आंसर। 5,3 हमारा आंसर है यहाँ पर। x, y is equal to 5,3। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट किया हमने। पैरेलल क्वेश्चन नंबर 9 में पैरेलल की बात की गई, क्वेश्चन नंबर 10 में परपेंडिकुलर कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूफ करने के लिए कहा गया जो राइट ट्राइंगल को प्रूफ करें, कोई 90 की बात थी वहां पर। और क्वेश्चन नंबर जो पैरेललोग्राम को हमने सॉल्व किया, इसमें हमने फोर्थ वर्टेक्स जिसे हमने एक्स वाई सपोज किया था उससे फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया था, अहमद और माज ने कहा कि सर 1 मिनट पहले लास्ट स्लाइड को दिखा दें, लेकिन माज और अहमद आपके लिए प्रीवियस स्लाइड आ गई, तो तेजी के साथ जरा इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसकी और डायग्राम बनाकर आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास आ रहा है वो आप एक्सरसाइज 2.2 में ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। मास बेटे कंप्लीट है, मास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फाइंड द स्लोप। क्या मालूम करना है जी? स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप के फॉर्मूले से ही मालूम होगा स्लोप। किसका स्लोप मालूम करना है? ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप मालूम। कौन सी लाइन? थ्रू, जो गुजर रही है।
भाई कहां से गुजर रही? द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से गुजर रही। क्वेश्चन में मिड पॉइंट का जिक्र आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला लाजमी तौर पर अप्लाई किया गया। कह रहा है जिस लाइन का आपको स्लोप मालूम करना है वो लाइन गुजर रही है, कहां से गुजर रही है? मिड पॉइंट से गुजर रही है। भाई किसके मिड पॉइंट से गुजर रही? ऑफ द सेगमेंट, उस सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रही है जिस पर दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। जैसे ये एक लाइन है हमारे पास ए और बी, इन दो वो लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इन दो पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है। कहां से गुजर रही है लाइन? इसके मिड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, और वो लाइन मिड पॉइंट से गुजरने के बाद कहां जा रही है? एंड द पॉइंट, उस पॉइंट तक जा रही है विच इज 3/5, जो कि 3/5 है, 3/5 है। और मैंने 2.2 में ये बताया था कि 3/5 का रेशियो कैसे बनाते हैं। भाई 3/5 का रेशियो कैसे बनाते हैं कि ऊपर 3 है, समीर ने सही आंसर दिया, शाबाश बेटे। 3 रेशियो और 5 में से 3 को निकाल देंगे 2, तो 3/5 का रेशियो बनेगा 3/2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में रेशियो की बात भी हो गई, तो रेशियो का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। वो रेशियो कौन सी लाइन पर है? उस लाइन पर है जो सी और डी है, जो सी और डी है। इस तरह से सी और डी। 3/5 का मतलब ये होता है कि उस लाइन में हमें 5 पार्ट बनाना। 3/5 का मतलब होता है ऐसी लाइन बनाओ जिसमें 5 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और चौथा और आखिर 5। इसको कहते हैं हम 1/5, यहां तक 2/5 और यहां तक ये 3/5 है, जिसका रेशियो 3/2 है। और ये जो LM लाइन है, इसका हमें स्लोप मालूम करना है। हमें लाइन LM का स्लोप मालूम करना है। उस लाइन का स्लोप निकालना है जो AB के मिड पॉइंट से गुजर रही है और CD के 3/5 से गुजर रही है। तो हमें L के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने और M के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने। L के लिए लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला और M के लिए लगाएंगे रेशियो वाला फार्मूला। तो L के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, फिर M के कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम जो है वो स्लोप मालूम कर सकते हैं। यहां तक इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, आप सिर्फ उसको एक दफा देख लें, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूं। सॉल्यूशन आपके सामने मैं इसका डिस्प्ले करूंगा। स्लोप के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? भाई जब ये पॉइंट भी हमारे पास आ जाएगा और ये पॉइंट भी हमारे पास आ जाएगा, तो स्लोप का फार्मूला यही लगेगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तमाम स्टूडेंट देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, ताकि आपको सॉल्यूशन देख लेंगे तो फिर आप इसको इजीली खुद भी सॉल्व कर सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। सॉल्यूशन को एक दफा देख लें। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट LM बी द रिक्वायर्ड सेगमेंट। भाई LM वो सेगमेंट है जिसका हमें क्या मालूम करना है? स्लोप मालूम करना है। तो अगर आपको LM का स्लोप मालूम करना है तो L के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करेंगे और M के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम। We have to find slope coordinates of L using midpoint formula. ये आपके पास आ गया। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। ये मिड पॉइंट फार्मूला आ रहा है, इससे आपने x मालूम किया। तेजी के साथ सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये आपने y का फार्मूला अप्लाई किया और ये आ गया L के कोऑर्डिनेट्स। ये आपने L के कोऑर्डिनेट्स निकाले कौन से फार्मूले से? मिड पॉइंट के फार्मूले से। जब मिड पॉइंट फार्मूले से L के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएं, तो फिर आप चले जाएंगे वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला। ये आपने C और D को लेना है, रेशियो को लेना है, इंटरनल डिवीजन फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास इस तरह से M के कोऑर्डिनेट्स आ जाए।
जब एल और एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, जब एल और एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए तो फिर हम जाएंगे स्लोप की तरफ। एल और एम के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ एल। जो एल है उसको x1 y1, जो m है उसको x2 y2। फार्मूला स्लोप का बेटे यही लगेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और आपके पास इसका स्लोप आएगा -5/2। इसका स्लोप आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तेजी के साथ इसका सोल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले किया ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 5 क्वेश्चन हमने 2.4 के सॉल्व कर लिए हैं। माज ने कहा कि सर पिछली स्लाइड को जरा एक दफा फर्स्ट स्लाइड जो है वो दिखा दें। तो माज बेटे आपके लिए फर्स्ट स्लाइड आ गई है और इसी पर ही फिर हम आज की क्लास को जो है वो ऑफ भी कर रहे हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, एक नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया और इसी पर फिर हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन और हैं, उनकी तरफ चले जाएंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।